विज्ञान से होगा नए भारत का निर्माण। हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले। जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट के बैठक में अहम फैसले जो लिए हैं, उसमें किसानों के लिए और एक कल्याणकारी काम हो रहा है। आपको पता है, कीटनाशक बिल, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल, ये 2008 में आया था। उस पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन वो संसद से पास नहीं हो पाया आगे। इसलिए उस बिल को विड्रॉ करते हुए, जो उस समय बहुत चर्चा हुई थी और जो सारे सुझाव आए थे, खासकर स्टैंडिंग कमेटी के जो सुझाव थे, उन सुझावों पर विचार करके नए रूप में ये पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 लाने का फैसला किया है। और इसमें मूल मुद्दा है कि किसान को सुरक्षित एवं प्रभावी कीटनाशक मिले। सुरक्षित भी चाहिए, सेफ फॉर द क्रॉप, सेफ फॉर अदर एंड सेफ एंड इफेक्टिव। दूसरा उसमें है कि नकली और अनधिकृत ना मिले। उसकी जबरदस्त व्यवस्था इस कानून में है कि कोई स्पूरियस पेस्टिसाइड बेचता है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, और अगर गलत तरीके से पेस्टिसाइड देगा तो उसको पेनल्टी की भी प्रोविजन है और क्रिमिनल केस की भी प्रोविजन है, उसमें सजा भी होगी। यह किसानों के हितों के लिए बहुत जरूरी था। किसान को एक दूसरी जरूरत होती है कि कीटनाशक कैसा है, इसकी सभी जानकारी मिलनी चाहिए। तो डीलर के पास विक्रेता से ही उसको सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी कि इसमें रिस्क क्या है, इसमें अल्टरनेटिव क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसके ये सब जानकारी किसान को जो भी चाहिए कीटनाशक के उपयोग के लिए, ये उसको मिलेगी। उसकी भी व्यवस्था बिल में है। इसमें ऑर्गेनिक जो खाद है जैसे, और ऑर्गेनिक जो कीटनाशक है, उसको भी प्रोत्साहन दिया है। कृषि विश्वविद्यालयों के सर्टिफिकेशन के बाद ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स भी उसमें किसानों को उपयोग में लाएंगे, उसके लिए भी प्रोत्साहन की व्यवस्था है। सबसे एक बड़ी बात है कि अगर खेती का या व्यक्ति का कोई बड़ा नुकसान होता है, किसान का, गलत कीटनाशक उपयोग करके, क्योंकि ऐसे केसेस आते हैं कि जब परीक्षण होता है तो वो गलत निकलता है या वो लागू होने वाला है ही नहीं। तो ऐसे जो कीटनाशकों से नुकसान होता है, उसका मुआवजा मिलने की भी व्यवस्था इस बिल में है। और ये कंपनियों को देना पड़ेगा। कंपनियों से फाइन के रूप में सरकार के पास जमा होगा और एक फंड तैयार किया जाएगा, और उस फंड के द्वारा ये किसानों को उसका मुआवजा मिलेगा अगर कहीं नुकसान होता है तो। कीटनाशकों की इस्तेहार कैसे करें, यह भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों को जाल में ओढ़ने के लिए कुछ कंपनियां ऐसे इस्तेहार करते हैं कि जिससे पूरी दुनिया के सारे क्लेम्स वो करते हैं कि इससे ये भी होगा वो भी होगा। तो ऐसे नहीं चलेगा, और इसलिए एडवर्टाइजिंग के स्टैंडर्ड्स भी बनाए जाएंगे। मोदी सरकार का ये किसान के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय है। जैसे इसी महीने में पहले सॉइल हेल्थ कार्ड लागू हुआ था, आज जो 16 करोड़ किसानों के साथ है। फिर किसान सम्मान निधि की योजना तैयार हुई, जिसमें 6,000 रुपए किसान को मिलते हैं। वो भी अब 10 करोड़ तक किसानों को मिल रहे हैं, और बाकी भी और
जैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है वैसे मिलते जाएंगे। तो ये लगातार किसान के पक्ष में मोदी सरकार की ये जो पहल है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इसका स्वागत करेगी और आने वाले अधिवेशन में ये बिल पेश किया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण एक अमेंडमेंट संशोधन बिल है, वो है विवाद से विश्वास। हमें पता है देश भर में टैक्स डिस्प्यूट्स इतने बढ़े हैं कि 9 लाख करोड़ रुपए की रकम उसमें विवादित है। 9 लाख करोड़ की रकम बेवजह विवाद में है और कोर्ट में मैटर चलती रहती है, ट्राइब्यूनल्स में मैटर चलती रहती है और इसका कोई जल्दी निपटारा नहीं होता। देश का भी नुकसान होता है और सभी का समय भी खराब होता है। और इसलिए बजट में विवाद से विश्वास ये नया स्कीम लाया जिसका देश भर में स्वागत हुआ। उसके बाद वित्त मंत्री की सभी संबंधितों के साथ संवाद भी हुआ, उनसे राय परामर्श भी हुई और उसके बाद कुछ संशोधन किए हैं जो आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है। पहले तो यह किया है कि इसका एक विस्तार दायरा बढ़ाया है। अब जो डीआरटी में केसेस है वो भी आ सकेंगे। ऑल काइंड्स ऑफ टैक्स डिस्प्यूट्स सब आएंगे। फिर कोर्ट में हो, आर्बिट्रेशन में हो, ट्राइब्यूनल में हो, रिवीजन के मामले हो, इसके बारे में लोगों के मन में आशंका थी कि क्या इसका निपटारा ये विवाद से विश्वास स्कीम के तहत होगा कि नहीं। इसमें एक बड़ा फायदा आज दिया है कि जहां मामला विवाद में है लेकिन अगर अभी के कोर्ट का या ट्राइब्यूनल का निर्णय टैक्स पेयर के पक्ष में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के विरोध में है और इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आगे कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में जाता है, तो ऐसे स्थिति में उसको 100% रकम नहीं भरनी पड़ेगी, 50% रकम ही जमा करनी पड़ेगी टैक्स पेयर को और बाद में रिजोल्यूशन के बाद जो बाकी हिसाब है वो होगा। 31 मार्च तक सारे ज्यादा से ज्यादा टैक्स डिस्प्यूट खत्म हो। एक बार ये भी एक स्वच्छ भारत का ही कैंपेन है क्योंकि इससे इतने लाखों के संख्या में टैक्स डिस्प्यूट पड़े हैं, सबका समय भी बर्बाद होता है, सबकी प्रोडक्टिव एनर्जी बर्बाद होती है और ये जो है इससे पेंडेंसी बेवजह बढ़ती है। तो ये ज्यादा से ज्यादा मसले निपट जाए इसकी कल्पना है 31 मार्च तक और इसलिए 31 मार्च तक एक विशेष योजना के तहत उसमें टैक्स पेयर को बहुत आकर्षक ऑफर्स है कि वो करेगा तो उसका भी फायदा है, देश का भी फायदा है और इसलिए यह आज इसमें किया है। जहां 31 मार्च के बाद जो देंगे उसको बजट में ही घोषित किया था कि 10% ज्यादा देने पड़ेंगे और इसलिए हमारी सबकी सभी टैक्स पेयर्स जिनके मसले विवाद में और जो विवाद टैक्स ट्रिब्यूनल या कोर्ट या आर्बिट्रेशन में है उन सबको हमारी वही दरख्वास्त है कि आपका विवाद सुलझाइए, शांति से सो जाइए, शांति से अपना काम करिए और देश के तरक्की के लिए सब मिलकर काम करेंगे और ये बड़ा टैक्स डिस्प्यूट सुलझाने का ये मसला है और इसलिए इसका भी लोग स्वागत करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तीसरे एक निर्णय के तहत जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, नेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, जैसे बैंकों को कैपिटलाइज किया था, लगभग पिछले 5 साल में
2-2.5-3 लाख करोड़ रुपए बैंकों में कैपिटलाइज किए थे, वैसी ही इन IRDA के जो सॉल्वेंसी रेशियो है उससे इनकी स्थिति कम थी और इसलिए इनको भी कैपिटलाइज करने का सरकार ने निर्णय किया है और सरकार ने आज के निर्णय के तहत 2500 करोड़ रुपए इन 3 इंश्योरेंस कंपनियों को कैपिटलाइज करने का निर्णय किया है और ये भी एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि इससे ये तीनों पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जिनके पास आज 30% बिजनेस है वो कंपनियों का कारोबार और कार्यक्षमता से चलेगा और इसमें और भी आगे जरूरत लगी तो वो सरकार हमेशा इसके लिए तैयार है। एक चौथा, कंपनी के 3 अपने यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर में 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है। एक नेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एक ओरिएंटल जनरल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो ये 3 पहले से है और इसलिए इन तीनों को ये हम दे रहे हैं। फिर 5 प्रकार के 5 MOUs को भी मान्यता दी गई है। इसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण है। आइसलैंड के साथ हमारा फिशरी के लिए, क्योंकि वो एक देश ऐसा है जिसका सारा GDP केवल फिशरी और टूरिज्म से ही आता है, तो ऐसे देश से फिशरी का आदान प्रदान भारत के पक्ष में होगा, लाभकारी होगा और इसलिए वो एक MOU हुआ है। और श्रीलंका के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का जो समझौता होता है अनेक देशों के साथ भारत का हुआ है, आज श्रीलंका के साथ भी MOU हुआ है। फिर पोर्तुगाल के साथ 3-4 MOUs हुए हैं। एक IPR के बारे में है, एक ऑडियो और विजुअल को प्रोडक्शन के बारे में है और एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये तैयार करने के लिए है, यानी पोत वाहन के संबंध में और इसके सभी मैरीटाइम एक्टिविटीज के बारे में एक बड़ा ये निर्णय है और वो दुनिया में ऐसे थोड़े ही म्यूजियम्स है, उसी विश्व स्तर का एक इसमें मैरीटाइम म्यूजियम बनेगा, उसका भी आज MOU हुआ है। एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हुआ जिसके लिए मेरे साथी मनसुख मांडविया जी आए हैं, मेजर पोर्ट अथॉरिटी। मेजर पोर्ट्स ये अभी 1963 के कानून के तहत चल रहे, वो 63 के कानून को रिप्लेस करते हुए एक मेजर पोर्ट अथॉरिटी ये एक बिल आ रहा है और इससे बंदरगाहों की मेजर पोर्ट्स की कार्यक्षमता बढ़ेगी, भारत का इस क्षेत्र में सहभाग बढ़ेगा और तेजी से विकास होगा। इसकी बाकी पूरी जानकारी मांडविया जी देंगे। सो फ्रेंड्स, टुडे कैबिनेट मेट under chairmanship of Prime Minister Narendra Modi and decided important decisions it took as far as farmers are concerned, because that is our primary concern. And the Pesticide Management Bill 2020 will be introduced in this session of Parliament. This Pesticide Management Bill, today pesticide business is regulated by 1968 rules, which have become age-old and needs immediate rewriting. And in 2008, that effort was done, and 2008 the pesticide bill was presented. It was discussed thoroughly in standing committees. After taking cue from those standing committee recommendations, this new bill has been drafted, and what it will aim at to protect the interest of farmers, that he will get safe and effective pesticides. That's the first objective. Second, he will not get spurious pesticides, because many times he
he is at the receiving end if he gets spurious pesticides. He will also be empowered to get all information. The data will be in open source, in all languages, and more importantly, he will know about the strength and weakness of the pesticide, the risk, the alternatives, and this will be an open data in digital format also. He will essentially get this information from the dealer from where he purchases the pesticide. This bill also intends to promote organic pesticides, and these pesticides which are registered, because all pesticide manufacturers will have to register, and they will be bound by the new act. So even their advertisement will be regulated, that there should not be no confusion or no cheating in any way of the farmers. And at the same time, if there is a loss because of the spurious or low quality pesticide, then there is a provision for compensation. This is unique feature of the bill. The penalties collected by the companies, from the companies, and money put in, if required by government, will form a central fund which will take care of this compensation. So this is a very important bill as far as the farming community is concerned, and this is yet another step of Modi government for the welfare of the farmers. Already in this month, we are celebrating the anniversaries of two popular schemes of soil health card, where more than 16 crore farmers have got soil health card. They can take proper care of their farm, and at the same time, the Kisan Samman 6,000 rupees per farmer is now practically 10 crore farmers are getting it, and 14 crore is the final figure. The more and more farmers are getting registered, and they will be getting that amount. The second decision was about Vivad Se Vishwas, the initiative which was declared in budget session. After the budget, Finance Minister held discussions with the stakeholders and had dialogue and sought suggestions from them. And on the basis of the suggestions, there are now new amendments to be moved in this session of Parliament. And that is, the whole purpose is, we have thousands of cases pending in various courts, various tribunals, various commissioners, various authorities, in various arbitrations about the income tax disputes. All those tax disputes will now be covered under this act. So if somebody wants to come and take the benefit of this scheme, the matters in arbitration, tribunal, court cases, revision issues, all will be taken. DRT cases and all tax disputes will be part of, so that the scope of this bill has been enlarged. Then even the search and seizure, where the recovery is below 5 crore rupees, those disputes also can be taken up in this scheme. And as you know, by 31st March, people have to opt for the scheme, and they will get complete redressal of their grievances, and millions of cases which are pending will be over. So there will be no cases, there will be no disputes, and the amount so stuck up in these cases is 9 lakh crore. It's huge for farmers or for anybody's development, country's development. And therefore, this, we are very sure that as many as taxpayers will take benefit of this scheme, because they get concession and one-time opportunity to settle the disputes. So that is the very important decision. And today we have also made it clear that where the department is in appeal, and at the lower end, the
taxpayer has won the case. He will have to give now only 50% of the total demand from him, and then he gets benefited. The third decision was about recapitalizing the public sector insurance companies, National Insurance Company, Oriental Insurance Company, and United General Insurance Companies. These are three general insurance companies. As you know, in last 5 years, all public sector banks were recapitalized by government by putting in more than 3 lakh crore rupees. And this time, this general insurance in the first installment tranche will get 2,500 crore rupees, so that their solvency ratio becomes acceptable and they fulfill the norms of IRDA. And therefore, this insurance decision about insurance companies is also very important. Today, we also agreed upon 5 MOUs, one with Iceland about fishery, which will be beneficial to India, because Iceland's economy is basically depends upon, and a very rich country, depends upon essentially fisheries and tourism, and therefore their experience and best practices will be helpful. At the same time, we have entered with the double taxation avoidance treaty with Sri Lanka. This enforces our tax discipline and plugging the loopholes in the system which was there. Then we have entered 3 MOUs with Portugal on IPR, on co-production in film and audio productions, and creating one world-class national maritime heritage complex where there will be museum and other facilities. Last but most important, the major ports are today governed by 1963 Act. Now that will be replaced by Major Port Authority Bill and Act, and this will improve the overall scenario and the efficiency of all major ports of India, and this will give boost to the overall development of this sector. My colleague Mansukh Mandviya is here. He will explain about the Port Authority Bill. Thank you. Friends, before Minister starts, कुछ लोगों के मोबाइल जो हम बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, I request you to put it on the silent mode. Thank you. जैसा जावड़ेकर जी ने बताया, देश को एक कुदरती संपदा है कि 7,500 किलोमीटर समुद्र तट प्राप्त है। 7,500 किलोमीटर समुद्र तट पर 204 माइनर पोर्ट है और 12 मेजर पोर्ट है, और कुल मिला के 90% कार्गो, एक्जिम कार्गो बाय पोर्ट से हैंडलिंग होता है। इस दृष्टि से पोर्ट देश के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन से लोगों को रोजगार की अपॉर्चुनिटी ओपन होती है, और पोर्ट मॉडर्नाइजेशन और पोर्ट डेवलपमेंट से लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर सकते हैं। इस दृष्टि से ये समुद्र तट हमारे लिए आशीर्वाद है, और सदियों से समुद्र मार्ग से हम दुनिया के साथ जुड़े थे। जैसा जावड़ेकर जी बता रहे थे, मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स देश में और खास करके गुजरात में 2 साइट ऐसी है, एक धोलावीरा और दूसरा लोथल। 5,000 साल पहले हम समुद्र के माध्यम से दूर सुदूर समुद्र के पार के देशों के साथ बिजनेस करते थे। उसमें से कभी ने शायद लोथल देखा होगा। 5,000 साल पुराना, दुनिया में कहां भी डॉक आज के दिन में उपलब्ध है तो ये धोलावीरा में है, ये लोथल में है। उस हेरिटेज स्थिति को देखते हुए एक वर्ल्ड क्लास का हेरिटेज कॉम्प्लेक्स वहां हम बनाने जा रहे हैं। आप शायद कोई कच्छ में गए होंगे तो वहां धोलावीरा है। 5,000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता का सारा नगर
आज वहां मौजूद है। 5000 साल पहले वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैसी थी, ड्रेनेज सिस्टम कैसी थी और सिटी प्लानिंग कैसा था, वो आज भी किसी को देखना हो तो ये धोलावीरा में आज भी उपलब्ध है। और धोलावीरा से आपने शायद मोहेंजोदड़ो पिक्चर देखा होगा, उसमें से हड़प्पा से धोलावीरा तक इंडस रिवर के माध्यम से इनलैंड वाटरवेज 5000 साल पहले विद्यमान था। ये सभी इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री को एक जगह पे हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के माध्यम से उसको वहां बनाना चाहते हैं। और जिस बजट में निर्मला जी ने अनाउंस किया था उसका इंप्लीमेंटेशन करना हमने शुरू कर दिया है। ये एमओयू के माध्यम से हम पोर्टुगीज के साथ एक एमओयू किया। पोर्टुगीज में वास्को द गामा गैलरी है, उसके म्यूजियम में वास्को द गामा इंडिया में आए थे। एक गैलरी का उसमें जो अच्छी चीज है, ये चीजों को हम यहाँ हमारे म्यूजियम में ला सके और एक गैलरी बना सके, इस दृष्टि से उसके साथ एक एमओयू हो रहा है। दूसरा मेजर पोर्ट ऑथोरिटी बिल आज कैबिनेट ने अनुमति दे दी है। वो क्यों लाया, आज के पहले क्या व्यवस्था थी? 12 मेजर पोर्ट का संचालन मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के अनुसार चल रहा था। वो 60 ईयर पुराना था। उस समय की स्थिति को देखते हुए ये एक्ट बना था। समय बदलते हुए आज कई प्राइवेट पोर्ट आ गए हैं, कई स्टेट ने अपनी ओर से पोर्ट डेवलप किया है। और भारत का जो मेजर पोर्ट है, ये मेजर पोर्ट में रिफॉर्म करके कई साल से पीपीपी मॉडल पे आए हैं। और ये पीपीपी मॉडल से जुड़े हुए पोर्ट के प्राइवेट प्लेयर है, उसका कोई ना कोई डिस्प्यूट हुआ करता था, उसका सॉल्यूशन के लिए कोई कानूनी प्रावधान पुराने एक्ट में नहीं थे। दूसरा, पुराने एक्ट में स्टैंप की स्थिति थी। स्टैंप के अनुसार कोई पोर्ट में कोई डिसीजन लेना है, या तो कोई लैंड का संदर्भ में डिसीजन लेना है, तो उसको टेम्प में आना पड़ता था, समय भी लगता था। ये टेम्प हम मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल के माध्यम से हटा रहे हैं। दूसरा, पोर्ट यूजर, पोर्ट का उपयोग करने वाले सभी शिपिंग लाइन भी होती है। सभी पोर्ट यूजर के साथ कई डिस्प्यूट स्वाभाविक होता रहता है। इस डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए कोई मैकेनिज्म हमारे पुराने एक्ट में नहीं थे। हम मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल लाके उसमें सब प्रावधान करते हैं, जिस माध्यम से कोई डिस्प्यूट हो गया पोर्ट यूजर के साथ, कोई डिस्प्यूट हो गया पीपीपी मोड से काम करने वाले लोगों के साथ, उसका तुरंत ही हम एक कानूनी प्रावधान के तहत उसका सॉल्यूशन निकाल सके और अच्छी तरह से हम उसको आगे बढ़ा सके। और आज के दिन में पोर्ट डेवलपमेंट के साथ पोर्ट का यूज करने वाले लोग, या तो पोर्ट के साथ जुड़े हुए लोग, या तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसकी सब जरूरियात ऐसी रहती है कि क्योंकि जो पोर्ट पर कॉल करते हैं सिर्फ वो यहां ही आते हैं, यहां आने के बाद वो सिंगापुर जाते हैं, यहां आने के बाद वो हांगकांग जाते हैं, वो दुनिया में जाते हैं। तो वहां पोर्ट की स्थिति एक टाइप की होती है। हिंदुस्तान के पोर्ट उससे पीछे रहे वो मंजूर नहीं होता है। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डेवलपमेंट करने के लिए एक पोर्ट अथॉरिटी बिल के माध्यम से हमें प्रावधान कर रहे हैं कि कोई भी डिसीजन लेना है पोर्ट को, वो पोर्ट एक स्वयं अथॉरिटी बन जाए और पोर्ट स्वयं डिसीजन ले। कोई छोटी मोटी चीज के लिए उसको गवर्नमेंट में आना पड़ता था, यहां से हमारी मंजूरी मिले, और मंजूरी मिलने के बाद वो डिसीजन ले, उसमें समय लगता है। दूसरा, आज सभी कंपटीशन में प्राइवेट पोर्ट के साथ गवर्नमेंट पोर्ट को कंपटीशन करनी है, कार्गो हैंडलिंग में कंपटीशन करनी है, पोर्ट यूजर सेक्टर में कंपटीशन करनी है। ये सभी सेक्टर में जब कंपटीशन होती है तब डिसीजन फास्ट लेने की आवश्यकता होती है। और एक फास्ट डिसीजन लेने में भी एक पोर्ट अथॉरिटी बिल के माध्यम से हम पोर्ट को ज्यादा स्वायत्ता दे रहे हैं। कुल मिलाकर मैं समराइज करूं तो पोर्ट अथॉरिटी बिल के माध्यम से भारत सरकार के जो 12 मेजर पोर्ट है उसको हम थोड़ी ज्यादा स्वायत्ता देके उसका डेवलपमेंट करके, वहां एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के, वहां पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां डेवलपमेंट के साथ कोई भी डेवलपमेंट होता है तो जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन होती है, ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हो। दूसरा उद्देश्य यह है कि
कंपटीशन में काम करने से, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी इंडिया में आने से O&M चार्ज कम होगा। O&M चार्ज कम होगा तो ऑटोमेटिक हैंडलिंग चार्ज कम होगा, हैंडलिंग चार्ज कम होगा तो ऑटोमेटिक लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिक एक्जिम कार्गो बढ़ेगा। और आज जो हमारी डिफिसिट है, हमारे एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। एक्सपोर्ट ज्यादा करना है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करके इंटरनेशनल कंपटीशन में हमारा पोर्ट यूजर चार्जेस के माध्यम से, कम चार्जेस के माध्यम से, कॉम्पिटिटिव चार्जेस के माध्यम से हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा सके। एक कुल मिला के उद्देश्य के साथ ये मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल आज कैबिनेट ने मंजूर किया है और अगले दिनों में ये बिल पार्लियामेंट में आएंगे और पास होने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होगी। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन हम ले सकेंगे अभी। सर, इसमें जो आपने टैक्सेशन में कहा था कि अगर आप केस जीत जाते हैं तो 50% आपको उसका फायदा मिलेगा। पहले जो केस जीतते हैं तो शुरू में पैसे उसको कम भरने पड़ेंगे, इतना ही है। अच्छा, हाँ। This session, it was introduced and then listed for passing and consideration of the House. Why this is the late thinking? It should have been. No, see, this is the very good feature of Modi government. We held dialogue with all stakeholders, and we are sensitive government, and therefore if we receive good suggestions, we incorporate them. We don't sit on false prestige. We want to take a whole lot of all stakeholders together. That's our viewpoint. Sir, what is the corpus of the sir, मैं management bill? Please just wait for the call. सर, जो compensation की उसमें बनाया गया एक फंड, उसका corpus क्या है? Pesticide. जी सर। नहीं, वो details अभी तैयार होंगे. Essentially, that will come from the penalties levied from the bank. In environment, we do that. Penalties we levy, and that creates the environment fund. So that is the basic idea. But the basic idea is that there should be good pesticides. Nobody should be duped, and so therefore there will be no major cases of compensation to be paid, because that is the ideal arrangement. सर, मैं मोनिका जी बिजनेस से। सर, मेरे को एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये जो विवाद से विश्वास स्कीम है सर, इसमें ऐसे केसेस जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो अटके हुए हैं, क्या वो वाले केसेस भी नहीं, वो नहीं ये अवेल कर पाएंगे? वो नहीं है जो मैंने बताया। कोर्ट, DRT, कमिश्नर, ट्रिब्यूनल्स, आर्बिट्रेशन और सीजर केसेस बिलो 5 करोड़ ये आएंगे उसमें। सर, यहाँ पे जो ये विवाद से विश्वास स्कीम है, इसको अंतिम तारीख है 31 मार्च तक इसके तहत डिस्क्लोज करने का। तो इस स्कीम के को लागू करने में कम से कम बजट से पारित होना होगा, तो वक्त काफी कम रहेगा। संसद सत्र अभी 2 मार्च से शुरू होगा, पारित होगा, फिर स्कीम लागू होगी और अंतिम तारीख 31 मार्च है। तो क्या तारीख बढ़ाने पे कोई विचार चर्चा हुई? ऐसा नहीं, बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपना अपना होमवर्क तैयार कर रहे हैं और जैसे ही स्कीम का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा बहुत जोर से इसको रिस्पांस मिलेगा। मेरा एक आखिरी सवाल मनसुख जी से है। हाँ। जो इस पोर्ट ट्रस्ट बिल के पास होने के बाद क्या चालू कारोबारी अगले कारोबारी साल में क्या किसी पोर्ट को शेयर बाजार में लिस्ट करने की योजना है? ये उसकी वजह से आएगी ऐसा नहीं है, लेकिन आज ऑलरेडी एक पोर्ट हमारा कंपनी एक्ट के नीचे रजिस्टर हुआ है और उस वजह से हम कर सकते हैं। उसमें ऑथोरिटी बिल की वजह से हो सकते, ऐसा आवश्यक नहीं है। यस सर, आपसे सवाल है कि क्या ये जो पोर्ट अथॉरिटी बिल है ये इसी सेशन में आएगा, अभी जो ऑनगोइंग सेशन? हाँ जी, जी। नहीं, देखो LIC में कैपिटल एडेक्वेसी और एवरीथिंग बहुत अच्छा है। ये जनरल इंश्योरेंस में प्रॉब्लम था और इसलिए उसको हेल्पिंग हैंड, दैट्स अ गवर्नमेंट जॉब, वो कर रहे हैं। 2500 करोड़ 2500 करोड़ 2500 करोड़ रुपया। इसमें सर जो
RSTV से हूँ मैं पंचानन। ये जो 3 इंश्योरेंस कंपनीज को जो पैसा दिया जा रहा है उसका कोई कट ऑफ भी है, कितना कितना पैसा है कैपिटलाइज? हाँ, वो तो आपको नोट में भी मिलेगा, नहीं तो बाद में देंगे। हाँ लास्ट वीक में आप थे कि नहीं? लास्ट कैबिनेट में वधवन पोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इस पोर्ट में 63,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा और महाराष्ट्र में मुंबई से 100 किलोमीटर नॉर्थ में और गुजरात से 40 किलोमीटर साउथ में एक पोर्ट बन रहा है और देश का सबसे बड़ा एक डीप पोर्ट होगा। अलग हटो मत सर, टोटल टीवी। सर ये जो दिल्ली से पूछ लो सर, दिल्ली नहीं, अच्छा देखो राजनीति, एक मिनट, राजनीतिक सवाल मेरे पार्टी ऑफिस में या मेरे घर में कैबिनेट नहीं, बट मुझे क्वेश्चन मालूम है, मैं पूछूं क्या उसके बिहार से? सर मैं कैबिनेट से जुड़ा सवाल पूछूं, कैबिनेट से सर मैं कैबिनेट से जुड़ा सवाल पूछूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैबिनेट से जुड़ा तो पेस्टिसाइड को लेकर जो डिसीजन हुआ है, अभी तक हम देख रहे थे सरकार जो है नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही थी, लेकिन उसने अब पेस्टिसाइड को लेकर नई नीति बनाई है। ऐसा लग रहा है नीम कोटेड यूरिया को लेकर क्या पॉलिसी रहेगी? नहीं, नीम कोटेड यूरिया दे ही रहे हैं और फर्टिलाइजर मंत्री भी आप ही है। आपको मैं बताता हूं, देश में जो जबरदस्त चोरी होती थी उसमें रुकावट आई और किसान को नीम कोटिंग मिलने से किसान का भी फायदा होता है, स्लो नाइट्रोजन रिलीज होता है, जमीन की भी तबीयत अच्छी रहती है, किसान को भी फायदा होता है, फसल भी थोड़ी ज्यादा आती है, क्वांटिटी भी कम लगती है, तो इट्स विन विन फॉर्मूला, तो इसलिए अच्छा है। Thank you. I think political question. गवर्नमेंट थोड़ी ना इलेक्शन लड़ती है। Thank you very much, sir. Friends, thank you very much. That was the cabinet briefing from New Delhi. Union Minister Prakash Javadekar and his colleagues giving the updates of what went on in the cabinet decisions.